दोरजी जी, संजय जी, हमारे साथी अजय जी, आज मेरे बोलने का समय नहीं है और न हमारे पास समय है, पर 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ग्लोबल डायलॉग में हमने भगवान बुद्ध का जो विनय पिटक में मदर ऑफ डेमोक्रेसी या इलेक्शन का जो एक पद्धति है, जो भारत की जो नई संसद बन रही है उसमें इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी करके एक फोयर है, तो उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति हमने लगवाई है पार्लियामेंट के दीवारों पे एक गैलरी में, और वहाँ पे विनय पिटक, चुलकलिन जातक और भी कई ऐसे मूल स्रोत हैं जहाँ से हमने इलेक्शन वोटिंग पद्धति को लिया है। किस प्रकार से बुद्धिस्ट ऑर्डर में बौद्ध संघों में चुनाव की पद्धति का अनुपालन किया जाता था, तो उसको हमने पार्लियामेंट के उस गैलरी में स्थापित किया है। और दूसरा, अभी हाल ही में हमारा 36वां फाउंडेशन डे था 19 मार्च से 24 मार्च तक, तो न्यू लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया जो सर एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक है बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, और प्रोफेसर ए के नारायण एक बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट थे जो न्यूमिस्मेटिस्ट भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो उनके साथ मुझे काम करते हुए बुद्धिज्म को पढ़ने लिखने का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति का विद्यार्थी था, तो प्रोफेसर ए के नारायण के साथ रहते हुए तो उनके चाचा भिखु जगदीश कश्यप ने नौ नालंदा महाविहार की स्थापना कराई थी। और चीन देश में जो तमाम हमारी जो किताबें थी, बुक्स थी चाइनीज़ में, उसको उन्होंने देवनागरी लिपि में उसका लिप्यांतर भी किया था, भाषांतर किया था। तो ऐसे करके बुद्धिज्म जुड़ने का, और अभी हाल ही में हमने 21 मार्च को जो किस प्रकार से बुद्धिज्म का पूरी एशिया में प्रसार हुआ, किस प्रकार से भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ, तो एक हमने मैप मॉडल एग्जीबिशन लगवाया है आईजीएनसीए के अंदर। आईजीएनसीए के 2nd फ्लोर पे हमने लगवाया है और एक बड़ा सा मैप बनवाया है। काफ़ी कॉस्टली मैप है, 12-13 लाख रुपए लगे उसको ग्राउंड पे बनवाने में, बड़ा सा मैप है। और उसमें किस प्रकार से बुद्धिज्म का ट्रांसमिशन होता है, किस प्रकार से भगवान बुद्ध के बाद भी किस प्रकार से उनकी देशना को, उनके उपदेशों को लेकर के भारत बुद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति को लेकर के दूर देशों में जो लोग गए, तो बहुत छोटे छोटे बौद्ध भिक्षुओं की हमने मूर्तियां भी वहाँ पर लगवाई हैं, स्तूप भी बनवाए हैं। तो एक बहुत अच्छा मैप मॉडल एग्जीबिशन है जिसका थीम है बुद्ध शासनम चिरम तिष्ठति है पाली में। तो उसको हमने कि सब कुछ है अभी भी, और भगवान बुद्ध की देशना भी इन देशों में है, और उनके माध्यम से कनेक्टिंग थ्रू कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है कि बुद्ध के माध्यम से हम इन तमाम एशिया खंड के देशों को आपस में जोड़ सकते हैं। और ये बुद्धिज्म जो है या बौद्ध अध्ययन है हमारे लिए इन देशों के साथ मिलने का, जुड़ने का, एक संवाद कायम करने का एक अच्छा विषय है बुद्ध शासनम चिरम तिष्ठतु। और दूसरी बात कि ग्लोबल डायलॉग में जब तक आप पाली नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, और गत 2000 वर्षों में दूसरे देशों में बुद्ध धर्म के ऊपर क्या क्या अध्ययन किया गया, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उसके बारे में नई पीढ़ी के लिए बात हमारी इन्वेस्टर जो है, आप जुड़े हुए सभी जो हमारे एज ग्रुप में है वो तो मानो बुद्धिज्म से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, पर यंगस्टर जो यहाँ पे बैठे उनके लिए है कि पाली को पढ़ना होगा, संस्कृत को पढ़ना होगा, और गत 2000 वर्षों में बौद्ध धर्म, बौद्ध अध्ययन में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, किस प्रकार का उसका स्वरूप बदला है, उसको नवीन परिप्रेक्ष्य में जब तक आप नहीं देखेंगे तो बुद्धिस्ट ग्लोबल डायलॉग ऑन बुद्धिज्म का ये जो संजय जी का सपना है ये पूर्ण नहीं होगा। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय भारत। चौबीस थोड़ा मुझे माफ करेंगे, पूरी तरह से मैं ट्रांसलेट ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम एसेंस में जो दे दूँ। योर एक्सेलेंसी, Dr. Chaube comes from IGNC, Indira Gandhi National Center for Arts, and he's a professor there, and he has been supportive of the dialogues for some time now. Few things he mentioned about Buddha. He said this global dialogues on Buddha and his teachings and his philosophy is an important event,
And he also mentioned that IGNC is taking lead in taking Buddha and his paintings and his montages in the new Parliament building which is coming up. That's the acknowledgement of the fact that we consider Buddha as a deity of immense importance, not only locally but globally as well. He has been a student at BHU and had good interaction with some of these scholars in the past, and I wish he was there in these sessions and making a presentation. We would have missed that presentation of your experience on Buddha from my side. Buddha Shashanam, you have used a term which I am not familiar with, but you are saying that through Buddha Shashanam, the culture connect in Asia can be built up. And I always consider, I think you wanted to make the same mention, that Buddha could be a soft power, diplomatic power to connect not only with the Asian countries but beyond that as well. And I think that is the message that IGNC is carrying forward. And in one of their important events they have in their own building now, they have these old replicas and montages of Buddha in other countries which they are reflecting there. But one point he mentioned which is of importance here, that he says that if you want to understand Buddha better, then it's, for the young generation, it's important to learn the language of Pali. If you don't learn the language of Pali, to understand Buddha fully will never be possible. I think that's a very important message that he conveys to us. And from my side and from the side, from the organizers, I wish that this becomes a reality sooner than later. Even when I read a lot of Buddha's words, those are in Pali, but we have got some translation. But I'm sure that Buddha said much more meaningful message through his Pali language than which is coming as translation. So I believe that what Dr. Chaubey is saying, he means it in those many means, and he would realize some of those aspects through the future values. Thank you very much, Chaubey. Thank you so much. I stand before you to extend the formal vote of thanks. On behalf of Deshkal Society, IGNCA and ICWA, we owe our eternal debt to the President of IGNCA, Honorable Shri Ram Bahadur Rai Ji, for his valuable guidance and generous support from inception to this milestone in the journey of Bodh Gaya Global Dialogues. Our gratitude is also due to Shri Sachidanand Joshi, Member Secretary IGNCA, who has been a driving inspiration and an architect of the dialogues. We are also grateful to His Excellency Mr. Dambajev Ganwald, the Ambassador, Embassy of Mongolia, New Delhi, for sparing his valuable time and for his kind words that took this edition of Dialogues to another level. We also thank Major General Vetsov Namgyal, Ambassador, Royal Bhutanese Embassy, who took out time to join us online in yesterday's session. And a special thanks to our guest of honor, Shri Nangze Dorji, Secretary BTMC, to be here with us today. We extend our deepest gratitude to Dr. Shekhar Dutt, former Governor, Chhattisgarh, for making his gracious presence beside the constraints of health issues. We highly appreciate the presence of Dr. Shobna Narayan, Dr. Sushmita Dutt, and Dr. Vinita Sahai, who made this event a memorable and precious one. Our thanks are due to all the moderators who steered the session with rare academic brilliance. This 5th edition of Bodh Gaya Global Dialogues witnessed some of the fine academic minds pondering over the serious contemporary issues. We are grateful to them for making these dialogues thought-provoking and enriching. It's really difficult and time-consuming too to mention all the names here whose contributions in making these dialogues a grand success. However, it would be unfair if I miss to mention a few names. Shri Uday Sahai Ji, Sudhirendra Sharma Ji, Professor Manish Sinha, Shri Neeraj Kumar, Dr. Ravi Kant, Professor Tasi Sereng, Suraj Sinha Ji, Dr. Dalip Kumar, Dr. Abhiram Sharma, Dr. Shashank Sinha, Shri Arvind Mohan, Professor Taiken Kuma, Ms. Usha Jha, Shri Mathura Prasad Yadav Ji, Professor Baladas Goshal, Dr. Vinodanand Jha, Dr. Ajay K. Mishra. We are deeply touched by the large participation of the young, creative and beautiful minds
from IIM Bodh Gaya, Central University of South Bihar, Magadh University and Navnalanda Mahavihara.